क्या ये बिज़नेस एक बड़ा घोटाला है? क्या ये बिज़नेस लोगों को बस लूटा या ठगा जाता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हमें जुड़ना चाहिए? आज मैं इस वीडियो में आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी कई सारे सवालों का जवाब दूंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बात करूंगा, जिससे आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने में आसानी होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं अजय हो रहा हूँ, आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आपके बिजनेस को करने, आपकी टीम को बनाने और आपकी टीम को ट्रेन करने में 200% हेल्प करेगी। ये बिज़नेस क्या है? कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ चेन सिस्टम बिजनेस कहते हैं, तो कुछ इसे पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम देख सकते हैं कोई प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे माध्यम से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेल या शॉप से होकर गुजरना पड़ता है तथा एडवर्टाइजिंग में भी बहुत खर्च करना पड़ता है, जिससे कंज्यूमर्स तक उस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच पाए और वो उसका उपयोग कर पाएँ। इसके विपरीत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिससे बीच में होने वाली खर्च बच जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग का अगला चरण या एडवांस रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल में कंपनी के प्लान के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाभ या प्रॉफिट बांटा जाता है। यही काम जब नेटवर्क के रूप में होता है तो इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। हर एक कंपनी का प्रॉफिट या लाभ डिस्ट्रीब्यूट करने का अपना अपना तरीका होता है। यह एक लेवल या एक से अधिक लेवल पे हो सकता है, इसलिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में प्रोडक्ट को सीधे सीधे कंपनी से कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है तथा बीच में बचे हुए प्रॉफिट को कंज्यूमर्स में डिवाइड कर देते हैं चैनल के माध्यम से। सो हम इससे ये कह सकते हैं कि ये एक मार्केटिंग का एक मॉडल है, जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है और आप लोगों को इसको रिकमेंड करते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। और इसमें एक और फ़ायदा है कि अगर दूसरा व्यक्ति भी इसे रिकमेंड करता है तो उसका कमीशन भी आपको मिलता है। आपके नेटवर्क में जितनी भी सेल्स होंगे, शॉपिंग होंगी, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ % आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस तरीके को वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग मॉडल भी कहा जाता है। यह उसी तरह है जैसे हम बचपन में चीज़ें को रिकमेंड करते थे, बट उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, बट यहाँ हमें रिकमेंड करने पे लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्ट्री और इसका इतिहास के बारे में। इसकी जड़ें अमेरिका में हैं। 1800 दशक के समय में विभिन्न यात्रा करने वाले, जिन्हें कैनवसर्स, पेडलर्स, हॉकर्स, ड्रमर्स के नाम से भी जाना जाता था, ये लोग आम लोगों की ज़रूरत का सामान लोगों तक पहुंचाते थे। इसके बाद 1885 में साउथवेस्टर्न नाम के पब्लिशर ने अपनी किताब द बाइबल को बेचने के लिए डोर टू डोर सेलिंग का प्रयोग किया। इसके बाद एवॉन दुनिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, जिसकी पहली महिला कंसल्टेंट जिसने ज्वाइन किया था वो थी मिसेस PFELB, जिन्होंने 1886 में ज्वाइन किया था और डोर टू डोर परफ्यूम बेच के अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1910 में यूएस में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाई गई,
जिसका काम था उन कंपनी को देखना जो इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रही है, और इसका नाम था द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन। फिर 1930 में इमरजेंसी का दौर आया और स्टैनली होम प्रोडक्ट्स ने पार्टी प्लान मेथड का यूज़ किया, जिसमें प्रेजेंटेशन लोगों के घर में दी जाती थी। इसी बीच 1934 में कार्ल एफ रेनबर्ग, जो चाइना से यूएस आए थे, उन्होंने देखा कि चाइना में लोग जड़ी बूटियाँ मल्टीविटामिन्स का काफ़ी उपयोग करते हैं, तो उन्होंने 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम की कंपनी बनाई, जो कि हेल्थ सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट बनाती थी। 5 साल बाद कंपनी का नाम चेंज किया गया और 1939 में इसका नाम न्यूट्रालाइट रखा गया। ये कंपनी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी और ये धीरे धीरे फैलने लगी। इसमें इन्होंने देखा कि प्रोडक्ट की बिक्री रेफरेंस से ज़्यादा हो रही है। कंपनी ने सोचा कि अपने अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से अच्छा है कि हम अपने ही एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बना लें और उन्हें ही कुछ परसेंटेज प्रॉफिट या मुनाफा दे दें। 2% का मुनाफा डिसाइड किया गया था, और अगर वो व्यक्ति आगे भी लोगों को रिफ़र करता है तो उसका भी कुछ मार्जिन उसे मिलेगा। यहाँ पे 2 लेवल पे इनकम होना शुरू हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि इस समय मल्टीलेवल मार्केटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद 1949 में 2 लोगों ने न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया। पहले व्यक्ति थे जे वेन एंडल एंड रिचर्ड डेवॉस। 10 साल इन्होंने कंपनी में बहुत मेहनत से काम किया और बाद में न्यूट्रालाइट से अलग हो गए। इसी बीच 1951 में टपरवेयर आई, जो रिटेल और पार्टी प्लान मेथड दोनों से शुरुआत की थी। लेकिन इन होम डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच ने इन्हें इतना बिजनेस दिया कि इन्हें अपना रिटेल का सारा स्टॉक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए मंगाना पड़ा। इसके बाद 1963 में मे के ऐश ने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी बिजनेस में लगा दी और उन्हें वहां अपार सफलता भी मिली। परंतु इससे पहले 1959 में न्यूट्रालाइट से अलग हुए जे वेन एंडल और रिचर्ड डिवास ने अपनी खुद की कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था एमवे। इसका पूरा नाम था द अमेरिकन वे। इस कंपनी ने क्लीनिंग प्रोडक्ट को बेचने से अपनी शुरुआत की थी और जैसे जैसे कंपनी ग्रो हो रही थी, इन होम प्रेजेंटेशन पे फोकस दिया और इनिशियली लोगों को 3 लेवल पे पैसे देने की शुरुआत कर दी थी। 1972 में एमवे की ग्रोथ बहुत अधिक हो गई थी। इनकी ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी से अलग हो गए और मार्केट में जो कंपनियां थी वो भी इस मॉडल को यूज़ करने लगी और इन कंपनियों ने बिना प्रोडक्ट के ही प्लान को बेचने लगे और बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन सभी कंपनी से परेशान होकर एक्शन लिया और उन्होंने इसे पिरामिड स्कीम बताया, जो कि इलीगल थी। 1975 में फेडरल ट्रेड कम्युनिटी ने भी एमवे पे केस कर दिया कि ये भी इलीगल कंपनी है और ये केस कोर्ट में 4 साल चलती रही, लेकिन अंत में एमवे को एनओसी मिल गया कि ये इलीगल कंपनी नहीं है। एनओसी मिलने के बाद एमवे और भी तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में प्रोग्रेस की और अपने जड़े को फैला दी। 1994 में एमवे ने न्यूट्रालाइट को खरीद लिया और इसी बीच 1991 में जब वर्ल्ड इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हो चुका था, तब एमवे 1995 में इंडिया में प्रवेश करने वाली पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक बनी। इसके पीछे 1996 में दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे एवॉन, टपरवेयर, ऑरिफ्लेम भारत में आई। लगभग 1996 में मोदी की भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जिसने डिस्ट्रीब्यूशन के इस चैनल को अपनाया था। इसके बाद इंडस्ट्री बहुत टफ फेज से गुजर रही थी, क्योंकि मार्केट में अन्य कंपनियों द्वारा बहुत सारे अनऑफिशियल काम किए जा रहे थे, फ्रॉड किए जा रहे थे, पॉन्जी स्कीम चलाए जा रहे थे, जिसे हम ग्रे मार्केटिंग भी कहते हैं। तो फाइनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ, जिसका काम था कि अनऑफिशियल एक्टिविटी के खिलाफ पॉलिसी बनाना, ताकि अनऑफिशियल एक्टिविटी को बंद किया जाए और ग्रे मार्केटिंग को रोका जाए। 2003 से 2015 तक IDSA ने
गवर्नमेंट से रेगुलेटरी बॉडी के लिए अपील किया, जिससे हम डायरेक्ट सेलिंग को कानूनी तौर पे कर सकें। 2015 में डायरेक्ट सेलिंग की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसे कहा गया मैपिंग द इंडस्ट्री अक्रॉस इंडियन स्टेट, जिसमें कहा गया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 75 बिलियन INR की इंडस्ट्री है और 2025 तक ये 645 बिलियन INR की इंडस्ट्री होने का पोटेंशियल रखती है। और 2018 से 2013 तक इंडस्ट्री की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 16% दिखी गई और 2014 में 4% की गिरावट भी दिखी गई। और 9 सितंबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बनाई। गाइडलाइन आने के बाद इंडस्ट्री में 3% की गिरावट दिखी गई है। इसका कारण लगातार मार्केट में फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम और ग्रे मार्केट थी, लेकिन गाइडलाइन आने के बाद मार्केट में ग्रे मार्केटिंग कम हो गई है, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ना नहीं चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग को नकारात्मक तरीके से देखने के 2 मुख्य कारण हैं। कई कंपनियां आती हैं और अपने बाइनरी प्लान को लोगों को दिखाकर लुभाती हैं और उनका पैसा लेके रातों रात भाग जाती हैं। एग्जाम्पल, स्पीक एशिया जैसी कंपनी आती हैं और लोगों के पैसे लेके रातों रात भाग जाती हैं, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की छवि खराब होती है। ये कंपनियां बिना प्रोडक्ट के लोगों को जोड़ने का पैसा देती है और लालच देती है और रातों रात भाग जाती है। दूसरा, वे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफल नहीं हो पाते हैं, वे लोग कंपनी से अलग हो जाते हैं और कंपनी के विषय में नेगेटिव बातें करते हैं। वे चाहते हैं कि वो सफल नहीं हो पाए तो आप भी वहाँ सफल ना हो पाएं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने से पहले आपको उसके विषय में कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके प्रोडक्ट से लोगों को फ़ायदे मिलते हैं। ऐसी कंपनी जिसके सिद्धांत अच्छे नहीं हैं, जिसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, जो सिर्फ लोगों को जोड़ने से करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे हैं, वैसी कंपनी से दूर रहना ही अच्छा है। कंपनी में जुड़ने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वहाँ के लोग अच्छे हैं या नहीं। अच्छे लोगों से ये मतलब है कि क्या वहाँ के लोग सकारात्मक हैं कि नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहने से, सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपका भी मन, सोच सकारात्मक हो जाएगा। आपको ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना है जहाँ पे नॉलेज और सकारात्मक सोच को डेवलप करने वाली बातें बताई जा रही हों, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं जो सिर्फ लोगों को जोड़ने की बात करती हैं, कोई नॉलेज, कोई नया लेसन आपको नहीं सिखाती हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ सफलता पाना बहुत मुश्किल है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर अपने ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रुप में बांटता है। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के कुछ फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अन्य बिजनेस की तुलना में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है, जिससे नुकसान का डर बहुत कम हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत ही कम उम्र में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ज्वाइन करके कुछ काम करते हैं तो आपको यहाँ पे इतना सम्मान मिलता है जो कि नेता को भी नहीं मिलता होगा। मार्केटिंग में अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत करके एक अच्छा ग्रुप बना लेते हो तो जीवन भर आपको वहाँ से इनकम आती है, परंतु आपको हमेशा ही मेहनत करते रहनी पड़ेगी ताकि आप बेहतर और आगे बढ़ पाएँ। आप भले ही नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाए, लेकिन उस कंपनी में अगर अच्छे सिद्धांत हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स है, तो आपको बाहर के कोई भी सेक्टर में, कोई भी क्षेत्र में आप अच्छा सफलता ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी अनाज की खेती करते हैं तो उस अनाज को रेडी होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है और आपको फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है अगर आपको वापस वो चीज़ चाहिए होती है तो। लेकिन अगर हम एक सेब के बीज को लगाते हैं तो वो आपको फल देने में समय लेगा, मिनिमम 3 से 4 साल समय लेगा, लेकिन आपको जब उससे फल मिलेगा तो बार बार लगातार मिलता ही रहेगा। यही कंपाउंडिंग आपको मिल रहा है।
नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक बार मेहनत कर लेते हैं, एक अच्छी टीम बना लेते हैं, तो उससे आपको लगातार इनकम बनने का संभावना बन जाता है। एक जॉब और दूसरे बिजनेस की बात करें तो वहाँ भी आपको मेहनत करना पड़ता है, पर वहाँ पे आपको कोई कंपाउंडिंग रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर बनने का बिज़नेस नहीं है। यहाँ भी आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई कहे कि इस बिज़नेस में आते ही आप करोड़पति बन जाएंगे तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिज़नेस में आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। आपको उस बिज़नेस में लगातार अपना मेहनत, अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे सफल हो सकते हैं। अगर कोई आपको कहे कि इसमें आने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बुरी नहीं होती, बल्कि कुछ घोटाला करने वाले, फ्रॉड करने वाले कंपनियां या व्यक्ति ऐसी इंडस्ट्री को बदनाम कर रही है। ऐसी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपको कौन सी बातें अच्छी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन दबा के ऑल में क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिससे आप अपने आप को, अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएँ, वैसे वीडियोस आपको आने के साथ ही आपको मिल जाए और आप अपने आप को डेवलप कर पाएँ। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड लेट्स एम्पावर इंडिया।